दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। पहलगाम में जो टूरिस्ट के साथ हुआ उसे आज पूरा संसार जो है वो जानता है और इस बात को लेकर हर कोई शर्मिंदा है और मानवता किस तरह से शर्मसार हुई हम सभी ने देखा। लेकिन सुरक्षा नीतियों में चूक हुई है, इस बात को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी समझती है, मानती है और इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग का जब गठन किया गया तो इन बातों पर, इन चर्चाओं पर पहल जो है वो जरूर की जाएगी, जिसमें कि साफ तौर पर ये समझने के प्रयास होंगे कि सुरक्षा नीतियों को हम कैसे मजबूत करें, क्योंकि कश्मीर आज से नहीं पिछले 30-35 सालों से जल रहा है। फिलहाल इस समय बातचीत के लिए कर्नल एस पठानिया जी हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और क्या कुछ ये साझा करते हैं अपने तजुर्बे के साथ, अपनी जानकारी के साथ बातचीत करेंगे। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है नवभारत। थैंक यू अजय, वेरी काइंड ऑफ यू। जी सर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इतना बड़ा आत्मघाती हमला होता है, हमारे कई सारे टूरिस्ट जो नागरिक हैं देश के और उनके धर्म को पूछकर उन्हें जो है गोली मारी जाती है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से हम हमेशा ये बात करते हैं कि सुरक्षा नीतियां मजबूत की जाएं, डिफेंस स्ट्रांग किया जाए। अभी आपको क्या लगता है कि कहां पर ये चूक रही, क्यों नहीं ये समझ पाए? इससे पहले जवानों पे हमले हो रहे थे लेकिन टूरिस्ट पर बड़े लंबे समय बाद हुए हैं। अजय, सबसे पहले तो मैं उन लोगों ने जो अपनी जानें गंवाई हैं, 26 या 27 जितने भी हैं, प्लस जो इंजर्ड है, उनके लिए दुआ करता हूँ। बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण, इनह्यूमन, बारबेरिक, इसको आप जितना कंडेम करेंगे वो काफी नहीं होगा। और पर्सनली अगर मैं इस घटना को देखता हूँ तो मेरे को ये पुलवामा से भी ज्यादा डरावनी और भयावह, और जिस तरीके से इनको मारा गया, वो एक बहुत बड़ा मानवता का, जैसे आप बोल रहे हैं कि शर्मसार हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या? क्योंकि अगर आप पिछले 20 दिन में देखेंगे तो पहले कठुआ में एनकाउंटर चल रहा था, उसके बाद रामबन में चले जाइए, उसके बाद किश्तवाड़ में चले जाइए, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही लगातार पाकिस्तान जो है सीज फायर वायलेशन कर रहा है। और हमारी तरफ से जो सुनने में आता है कि हमने माकूल जवाब दिया है और उनके इतने सोल्जर मार दिए, इतने बंकर तबाह कर दिए। अभी हम अगर इसी घटना के ऊपर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, देखिए पाकिस्तान ने 1989 में एक ऑपरेशन प्लान किया था, ऑपरेशन टोपैक, जिसका मकसद था कि टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 cuts फॉर 1000 years। सो और ये पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है उसका एक हिस्सा है। वो कहीं ना कहीं इंडिया से जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुई थी उसका बदला लेना चाहते हैं, और उसके लिए इनके जो, जब ये इनके अफसर कमीशन होते हैं, उनको ये शपथ दिलाई जाती है। तो डिग्री जो सीरियसनेस की वो इतनी ज्यादा है। अभी जहां तक हम बात करते हैं सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारे अपने देश के अंदर क्या हम अपने नागरिकों को, क्या हम अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी सुरक्षा देने में सफल हुए हैं? यहाँ पे सर जो टूरिस्ट विक्टिम्स की जो फैमिलीज है वो कहती हैं कि वो इतना दूर का इलाका है, बेरीसरन पहलगाम के अंदर, वहां पर सिक्योरिटी अगर होती तो शायद इतनी बड़ी कैजुअलिटीज नहीं होती, इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती। आपको लगता है कि इस तरह के टूरिस्ट हब्स पर सिक्योरिटी होनी जरूरी थी, या आपको लगता है कि कोई षड्यंत्र रची गई है, रचाया गया है इस तरह के वाकये के लिए? देखिए, अभी जो सुनने में आ रहा है, मैंने वो किसी से सुन रहा था कि ऑल पार्टी मीट के अंदर अमित शाह जी ने ये बोला है कि उनको पता नहीं था, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पता नहीं था कि जो बैसरन घाटी है ये टूरिस्ट के लिए ओपन कर दी गई है। अभी सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट को पता नहीं था तो क्या ये जो डायरेक्टेड टूरिज्म है ये उसका डिसीजन है, या उसने अपने जो ऊपर वाले बॉसेस हैं उनसे पूछ के डिसीजन लिया? इसके अलावा देखिए, वहां पे एक एसएचओ बैठता है, एक एसएसपी बैठा हुआ है, चौकियां हैं इनकी, पुलिस का नेटवर्क है, इन्फॉर्मर है। और अगर वहां पे हरकत शुरू हो गई थी, क्योंकि ये कहते हैं कि 3-4 दिन पहले ये शुरू हुआ, पहले नहीं था वहां आना जाना, तो बहुत ज्यादा कमी है। इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको एग्जाम्पली पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इस हमले के बाद कुछ सख्त डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए हैं। आपको लगता है कि पानी रोक देने से या वाघा या अटारी बॉर्डर पर रोक देने से जो स्थिति है वो सुधर सकती है, या पाकिस्तान पर कोई बड़ा इम्पैक्ट इस चीज का पड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान भी पूरी तरह से कड़े कदम ले रहा है और इंडिया की एयर स्पेस को उसने रोका है? क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक कि जो मेजर्स की बात करते हैं, जिसके अंदर अटारी और बाघा बॉर्डर जो है वो क्लोज हो गया दोनों की तरफ से। उसके बाद आपके कुछ एक्शन लिए गए हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर।
उसका इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन बहुत कम। और उसकी वजह ये है कि अगर हम इंडस रिवर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये 5 रिवर आते हैं बेसिकली, 3 पंजाब में और यहाँ पे झेलम और चिनाब और इंडस, ये जो ट्रीटी हुई थी उसके अंदर ही काफी कमियां थी, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। सवाल ये है कि भारत के पास क्या इतनी सामर्थ्य है कि वो पानी रोक सके? क्योंकि जब तक ये रिजर्वायर नहीं बनाएंगे, पानी को डाइवर्ट नहीं करेंगे कैनाल के थ्रू, तब तक तो पानी रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज डैम की एक कैपेसिटी होती है। उसके बाद अगर उस कैपेसिटी को से आप उनको फ्लो नहीं करेंगे पानी को, तो वो डैम टूट जाएगा। तो वो चीज बनाने में हमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और उसके अंदर टाइम लगेगा। पाकिस्तान को भी इसका पता है। हाँ, अभी कुछ देखने वाले कि जैसे चिनाब का पानी आप थोड़ा रावी में बंद कर देंगे, वो कर देंगे, बट उसका बड़ा लिटिल इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे इस समय जो जरूरत है वो ये है कि हम पाकिस्तान को पनिश करें और उसके साथ साथ हम अपने घर को सुरक्षित करें। ये दो इशू मेन इशू है। अभी पाकिस्तान को हम कैसे पनिश कर सकते हैं? या तो हम उसके ऊपर लड़ाई करें, ओपन वॉर डिक्लेयर कर दें, विच इज नॉट डिजायरेबल, बिकॉज पाकिस्तान भी एक एटॉमिक नेशन है और इस समय चाइना पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रहा है। डिप्लोमेटिक मेजर्स के बाद हमारे पास क्या बचता है? मिलिट्री ऑप्शन या पॉलिटिकल। पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में टेररिस्ट स्टेट घोषित करनी है और उसके अंदर जो फाइनेंशियल एक्सट्रैक्टर्स है उनको बोलिए इनको ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालें, यही हो सकता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बाहर की जो दुनिया की ज्यादातर जो शक्तिशाली नेशन है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज टेररिज्म कोई नहीं चाहता है। क्योंकि रशिया और अमेरिका की तरफ से भी एक तरह का समर्थन है। मुस्लिम कंट्रीज आप ले लीजिए, कतर ले लीजिए, आप सऊदी अरब ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, सब सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज टेररिज्म कोई नहीं चाहता है। सर, आप क्या लगता है आपको यहाँ पर कि आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर हमला किया है, जो कि एक लंबे अरसे बाद देखा गया, और उसके ऊपर धर्म को लेकर विशेष तौर पर धर्म के हिसाब से अटैक किया है? अजय, ये एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी आईएसआई के द्वारा जिसके अंदर मल्टीपल एम्स जो है वो हासिल करना चाहते थे सबसे पहले, बिकॉज पाकिस्तान भी ऑब्जर्व कर रहा था कि टूरिस्ट का जो उफान इस समय कश्मीर घाटी में है पिछले 2-3 साल से, और उनको ये भी पता है कि अगर हम टूरिस्ट पे अटैक करेंगे तो जो लोकल रिएक्शन है वो आएगा। लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की और उसके बाद एक इस घटना को एक रंग देने की कोशिश की जिसके अंदर रिलीजियस एंगल भी आ जाता है। हिंदू मुस्लिम को आपस में फूट डालिए, वो सारे करते रहेंगे। बात वो नहीं है, बात ये है आईएसआई और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? शायद मुश्किल भी है पढ़ना, बिकॉज यू आईएसआई विल ऑलवेज शिफ्ट देयर स्ट्रेटेजीज, वो समय के साथ बदलते जाते हैं। उसके लिए हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हमारी जो अप्रोच है वो है एक रिएक्टिव अप्रोच। एक घटना होती है, हम रिएक्शन देते हैं। मैं बड़े चैनल में बड़े लोगों से ये कन्वे कर चुका हूं कि देखिए, ये जो सीज फायर वायलेशन हो रही हैं, एलओसी में भी होती है, आईबी सेक्टर में भी हो रही है, और जो एग्रीमेंट बना हुआ है उसको आप क्यों नहीं तोड़ देते? और उसके बाद हमारी सामर्थ्य है, हमारे अंदर शक्ति है कि हम पाकिस्तान को चारों खाने चित कर सकते हैं। क्योंकि उनकी देखिए, वॉर वेजिंग, लड़ाई करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी, उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो तकरीबन $6 बिलियन है, 7 होगा, और हमारे पास $650 बिलियन है। हम लड़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उनकी आप धमकियां सुनिए। अभी बिलावल भुट्टो बोल रहा था कि अगर आप पानी बंद करें तो हम खून की नदियां बहा देंगे। ये एक रेटोरिक होती है, ये एक मैसेज आता है लोगों के लिए। लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। ये नहीं कि मेरे को ही पता है, सबको पता है। ये पूरी जितने भी थिंक टैंक है, हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट है, सबको पता है। आप पहले एलओसी और आईबी को सील कीजिए 90%, 95%। ये जो दरिया जहां से नालों से जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं आईबी सेक्टर में, उनके दोनों तरफ पोस्ट बनाइए, 6-6 बंदों को बिठाइए वहां पे। 20 नाले होंगे, ऐसे 20 दरिया होंगे, 220 या 240 आपको नफरी चाहिए, और उसको पूरी तरह ऑब्जर्वेशन रखिए ताकि उसको क्रॉस ही ना किया जाए। 24/7 सर्विलेंस, मॉनिटर शेल्टर लगा के पूरा। तो वो कहां से निकलेंगे? उसके बाद जब वो घुस जाते हैं, इसमें सिस्टम क्या होता है कि एक गाइड होता है जो पाकिस्तान के उस तरफ से इनको यहाँ लाता है, क्योंकि उसी एरिया में वो लाएगा जहाँ की उसको जानकारी है। यहाँ से एक नया सेट आता है गाइड्स का, और ये जो मॉड्यूल बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनके जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर है उस मॉड्यूल के अंदर वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी ये जो 300-350 किलोमीटर चल के आए, ये जीपीएस लेके थोड़ा आए होंगे। इनकी जो इंडक्शन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल जो है उसका हेड इनको रिसीव करता है, उसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेज जाता है, वहाँ इनके पूरा इनका सिस्टम बना हुआ है, और उसके बाद वो टारगेट एरिया में ले जाते हैं, उनको सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं, उनको एरिया की रेकी कराते हैं,
उसके बाद उनके एग्जिट रूट प्लान किए जाते हैं, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है इंटेलिजेंस वो उनको दी जाती है। इस केस में आप देखेंगे कि वहां पे इन्होंने 15 मिनट के करीब फायरिंग की। उनको ये पता था कि इलेक्शन जो है वो 40 मिनट से कम नहीं आ सकता है। उसके बाद वो 25 मिनट आराम से गए, अपना जो उन्होंने एग्जिट रूट बनाया होता वहां से वो निकल गए। तो सर ये एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है आपको, इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आए थे, उन्होंने दौरा किया था, रिव्यू मीटिंग्स की थी, मीटिंग्स में कहाँ कुछ कमी रह जाती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन भी लगातार जम्मू डिवीजन के अंदर बढ़ रही है, कठुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट से या अन्य जगहों से जो जम्मू डिवीजन के अंदर है, राजौरी पुंछ में भी आतंकी गतिविधियां बढ़ी, तो ऐसे में सिक्योरिटी के लिहाज से आपको क्या लगता है कि सरकार और डिफेंस के बीच में किस तरह का तालमेल होना जरूरी है? जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है वो सीरियस है इस इशू को रिजॉल्व करने में। अब मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में आप एक जो आपके पास इनपुट्स हैं उनके बेस पे आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं या पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है जिसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाहिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। जब आप उसको मॉनिटरिंग करते हैं आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, आप करेक्शन देते हैं। वो हो रहा है, मेरे ख्याल में नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जो सिस्टम चल रहा है ये पिछले 35 या 36 साल से चल रहा है। 90 के अंदर यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हो गई थी। तो अगर 35 साल तक हम इसको नहीं सॉर्ट आउट कर पाए हैं तो क्या ये कहना होगा कि अगले 2 साल में हम इसको कर पाएंगे? नहीं। दूसरा, मैं जब मैं बात करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि जब ये जो इनके सपोर्टर्स हैं, ओजीडब्ल्यू लगा लीजिए, स्लीपर सेल लगा लीजिए, सिंपैथाइजर लगा लीजिए, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट एंड विद इन गवर्नमेंट भी है, उनको मिलिटेंट जैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए एज फार लॉ इज कंसर्न। उनको ट्रेजन वाले क्लॉज को यूज करते हुए उनको ऐसी सजा दीजिए कि एक सख्त मैसेज जाए और लोग तौबा करें कि हम इसमें नहीं घुसेंगे। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट को कौन होल्ड कर रहा है, मेरे को पता नहीं है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को लेनी पड़ेंगी संज्ञान में। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है दर्शकों कि इस बारे में हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरह के बड़े कदम उठाने की जरूरत है जहां पर ओजीडब्ल्यूज और इन लोगों को जो कि आतंकियों को मदद करते हैं उस पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जाने जो है वो बच सके। फिलहाल ये थी खास बातचीत, आप बने नव भारत के साथ। हाँ जी, हाँ जी।